हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से अब स्टार्ट होगा यूनिट 8 जो कि आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के गेट की सिलेबस की लास्ट यूनिट है। उसका नाम है इन्वर्टर। इन्वर्टर्स, ये जो शब्द है, ये जो नाम है, यह आपने कोई इंजीनियरिंग में पहली बार थोड़ी सुना है। आपने इन्वर्टर शब्द बहुत पहले सुन रखा है। देखिए क्या होता था, कई बार इलेक्ट्रिसिटी जाती थी, है ना, जो हमारी पावर कंपनी से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो भी जिस भी शहर में रहते हो वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, वहाँ से आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें कई बार कटौती होती थी। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती थी तो आपके घर के जो हम जब छोटे होते हैं तो घर के अंदर तो नहीं रहते, घर के बाहर चले जाते हैं। और जब घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि किसी एक इंसान के यहाँ पर किसी एक घर में दूर कहीं हमारी जहाँ निगाह जा रही है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन डाल दिया जाता था। हम पूछते थे, पहली बार जब आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्यों है सामने वाले के घर में, तो हमारे पेरेंट्स बड़े प्यार से बोलते थे कि वहां पर उनके घर में इन्वर्टर है। क्या है उनके घर में? इन्वर्टर है। तो बेसिकली ये जो नाम है, हमने ये बचपन में ये सीखा है कि जिसके घर में इन्वर्टर है उसके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी तो भी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। तो बेसिकली उसके घर में हो क्या रहा था, उसके घर में दो डिवाइसेस थे, पर्टिकुलरली एक डिवाइस के साथ में एक डिवाइस और जुड़ा था। तो उस एक डिवाइस का नाम इन्वर्टर था और उससे जुड़ा था एक सोर्स जिसको बोलते थे बैटरी। तो बैटरी के साथ में एक इन्वर्टर जुड़ा था। बैटरी का काम होता था फिक्स्ड डीसी प्रोवाइड करना, फिक्स्ड डीसी प्रोवाइड करना। और इस फिक्स्ड डीसी को एक इन्वर्टर नाम का डिवाइस होता था, वो क्या करता था, उसको कन्वर्ट करता था। क्योंकि आपके घर में जो सप्लाई होती थी वो एसी सप्लाई होती थी, तो उसको एसी में कन्वर्ट करता था। काहे में कन्वर्ट करता था? इस फिक्स्ड डीसी को एसी में कन्वर्ट करता था। अब हमारा क्वेश्चन होता था कि क्या रात भर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी? हमारे पेरेंट्स से क्वेश्चन होता था कि रात भर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो सामने वाले के घर में रात भर इलेक्ट्रिसिटी आएगी? तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं, उसके घर में जितनी बैटरी की कैपेसिटी होगी, जितनी बड़ी बैटरी होगी, उतनी लंबी देर तक वो इस फिक्स्ड डीसी को एसी में कन्वर्ट करते रहेगा और कंफर्टेबली इलेक्ट्रिसिटी के मजे लेते रहेगा। बट अगर बैटरी की साइज कम है, बैटरी की कैपेसिटी कम है, तो वो 2-3 घंटे बाद उसका भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जैसा जो हाल हमारा है बंद इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे ही हाल उसका भी हो जाएगा। ठीक है। तो एक सिंपल सी स्टोरी मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये आप में से या हम लोगों में जो इंडियन है, जो मतलब बोल सकते हैं कि एक बैड 90s के टाइम का जो जन्म रहा है जिनका, और बहुत इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हम लोगों ने देखा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जाना नॉर्मल सी बात है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ स्टिल आज भी कई बार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से परेशानी होती होगी। ठीक ठाक शहरों में इलेक्ट्रिसिटी अब उतनी नहीं जाती है, बट 2005-2010 तक इलेक्ट्रिसिटी का हाल बहुत बुरा था। 2005 के बाद बहुत सारे शहरों में 2002 के बाद, बहुत सारे शहरों में 2005 के बाद इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक आने लगी। ठीक है, चलिए खैर। तो अल्टीमेटली इन्वर्टर करता क्या है? फिक्स्ड डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, वेरिएबल एसी। क्या है? वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। वेरिएबल का मतलब है कि यहां पर वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी वेरिएबल रहेगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी वेरिएबल रहेगी। तो हम चाहें तो इन्वर्टर को हमारे हाउस होल्ड एप्लीकेशन का तो मैंने एग्जांपल लिया ही लिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें इन्वर्टर की यूटिलिटी होती है और डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल पे हम लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन के नाम क्या है वो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली इस यूनिट में हम लोग इन्वर्टर पढ़ने वाले हैं और इन्वर्टर करता क्या है? फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल आउटपुट, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इस स्टोरी को। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इन्वर्टर हम लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते पढ़ते एक जगह और पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि अगर रेक्टिफायर में क्या करते थे, रेक्टिफायर की पूरी यूनिट पढ़ी हम लोगों ने। रेक्टिफायर में हम लोगों ने फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट किया। वेरिएबल डीसी आउटपुट में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने जब ये कन्वर्जन किया ना कि फिक्स्ड एसी का वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट किया रेक्टिफायर में, तो अल्फा जो एंगल था, ये जो पावर कहां से कहां तक फ्लो हो रहा था आपका? पावर आपका फ्लो हो रहा था, पावर यहां से यहां तक पावर फ्लो हो रहा था
और फायरिंग एंगल जो अल्फा था वो लेस देन 90 डिग्री था, लेस देन 90 डिग्री था। मैंने आपको रेक्टिफायर में एक चीज और बताई थी कि अगर मैं फायरिंग एंगल को 90 के ऊपर कर दूंगा तो रेक्टिफायर जो है वो कैसा बिहेव करेगा, लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर जैसा। ठीक है, तो लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर में होता क्या था कि पावर यहां से लगा के यहां तक पावर फ्लो करता था। जो पावर है वो लोड से लगा के सोर्स तक फ्लो करता था। तो रेक्टिफायर के लिए तो सोर्स ये हो गया, लोड ये होगा, बट पावर जब यहां से यहां फ्लो करेगा तो इसको बोलते थे, और कब फ्लो करता था, ये अल्फा ग्रेटर देन 90 पे, और इसका नाम होता था लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर। लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर, कम्यूटेटिंग इन्वर्टर। ठीक है, इसको हम लोगों ने काफी इसके क्वेश्चंस भी करे हम लोगों ने, और इस पे हम लोगों ने अच्छा खासा पढ़ा भी है। तो जब भी हम लोग रेक्टिफायर में फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते थे, जब फायरिंग एंगल लेस देन 90 होता था तो पावर यहां से यहां फ्लो होता था। बट जैसे ही हम लोग फायरिंग एंगल ग्रेटर देन 90 करते थे तो सेम रेक्टिफायर बिहेव्स लाइक अ लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर, जो कि आपके डीसी को एसी में पावर जो है आपका डीसी से एसी फ्लो होता था। ठीक है, तो ये भी एक क्या कहलाता था, लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि सर ऑलरेडी आपके पास जस्ट यहां पर फायरिंग एंगल चेंज करो और इन्वर्टर बन जाता है, तो इस इन्वर्टर की अलग से पढ़ने की जरूरत क्या रही, अलग से इस इन्वर्टर को पढ़ने की जरूरत क्या रही। तो देखिए 2-3 इसमें ड्रॉबैक थे। लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर में 2-3 ड्रॉबैक थे। देखिए पहला ड्रॉबैक हम लोग समझते हैं कि यहां से यहां तक, तो लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर के लिए आउटपुट क्या रहा, आपका आउटपुट क्या है लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर के लिए, ये फिक्स्ड डीसी आउटपुट है, सॉरी फिक्स्ड एसी आउटपुट है। इस लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर के लिए जो आउटपुट है वो आपका फिक्स्ड है और जो कि एसी है। अब मुझे बताइए कि अगर कम्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी, कम्यूटेशन का मतलब आपको पता है, एक यूनिट पूरी पढ़ा चुका हूं मैं। कम्यूटेशन का मतलब है कि किसी भी स्विच को आप ऑफ करें, टर्न ऑफ करें, तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन अगर आपको स्विच ऑफ करना है, स्विचेस को ऑफ करना है, तो कम्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कम्यूटेशन के लिए जो एसी है आपका वो फिक्स्ड है। तो इसका मतलब है कि लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर में नेचुरल कम्यूटेशन पॉसिबल है, बट आप चाहे कि हमें कहीं पर भी स्विचेस को बंद कर सकता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि इन शॉर्ट आपका फोर्स कम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है, बट हां नेचुरल कम्यूटेशन हो सकता है क्योंकि फिक्स्ड एसी आउटपुट साइड में। तो एक ड्रॉबैक तो क्या रहा कि लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर में फोर्स कम्यूटेशन नहीं हो सकता है, नेचुरल कम्यूटेशन हो सकता है, क्योंकि आपका जो सप्लाई है, जो एसी है, वो वेरिएबल नहीं है, आपका क्या है, फिक्स्ड है। इस इन्वर्टर में आपका क्या है, वेरिएबल एसी है। तो आपका यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फोर्स कम्यूटेशन का, कि आप जहां मर्जी चाहे वहां आपके स्विचेस को बंद कर सकते हैं। पहला ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है एक और, कि यहां पर जो आपका ये जो एसी है ये कहीं ना कहीं इस वाले रेक्टिफायर के साथ में अटैच्ड है ना, अलग से हम लोग कोई इन्वर्टर नहीं बना रहे, सेम रेक्टिफायर को फायरिंग एंगल चेंज करके लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर बना रहे हैं। तो यहां पर ये जो आउटपुट लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर के लिए तो ये आउटपुट हो जाएगा, रेक्टिफायर के लिए इनपुट है, बट इसके लिए लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर के लिए ये आउटपुट है। तो ये जो आउटपुट है ये आइसोलेटेड नहीं है, जुड़ा हुआ है, एक आइसोलेटेड वोल्टेज सोर्स जैसा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक और ड्रॉबैक है। तीसरा एक और ड्रॉबैक आपका आता है कि वोल्टेज लेवल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लाइक यहां पर जो आउटपुट है लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर का, जो आउटपुट है वो फिक्स्ड एसी है ना, तो यहां पर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकते। बट यहां पर इस वाले इन्वर्टर में हम लोग जो एसी है वो आउटपुट, मतलब कि जो आउटपुट जो हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है उसका लेवल बदल सकते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर को का जो एप्लीकेशन है वाइड एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़े। व्हाई वी आर नॉट यूजिंग लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर इन कमर्शियल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ फर्स्ट वी हैव टू यूज एग्जिस्टिंग एसी सप्लाई फॉर कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन यूज करना पड़ेगा, फोर्स कम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर कैन नॉट फंक्शन एज आइसोलेटेड एसी वोल्टेज सोर्स। थर्ड है एसी साइड इज फिक्स्ड, सो वी कैन नॉट चेंज वोल्टेज लेवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर के ये कुछ ड्रॉबैक है। इस वजह से हम लोग सेपरेटली एक इन्वर्टर पढ़ते हैं जिसका एक और नाम है फोर्स कम्यूटेटिंग इन्वर्टर। फोर्स कम्यूटेटिंग इन्वर्टर जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर फिक्स्ड डीसी को हम लोग वेरिएबल
वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करते हैं, वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें आपका आउटपुट वोल्टेज भी वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए मेन टारगेट हमारा क्या होता है भाई, हमारे घर में क्या है, साइनोसॉइडल, मतलब जो एसी सिस्टम है वो क्या है, साइनोसॉइडल बेस्ड है। तो हमारी कोशिश होगी कि यहाँ जो हमें आउटपुट मिलता है, इन्वर्टर में आउटपुट मिलता है, तो आइडियल तौर पर वो कैसा होना चाहिए, साइनोसॉइड, प्योर साइनोसॉइड। आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलना चाहिए, आइडियली क्या मिलना चाहिए हमें, प्योरली साइनोसॉइड मिलना चाहिए। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली अलग अलग वेवफॉर्म मिलेगी हमें। साइनोसॉइडल तो मिलेगा, कई बार हमें स्क्वायर वेवफॉर्म मिलेगा, स्क्वायर साइनोसॉइडल बोलते हैं इसको। कई बार हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर साइनोसॉइडल मिलेगा। कई बार हमें स्टेप्ड साइनोसॉइड मिलेगा, स्टेप्ड साइनोसॉइड मिलेगा। ठीक है, स्टेप्ड साइनोसॉइड इस तरीके से, है ना। प्योर आइडियल कैसा होता, आइडियल तौर पे ये हमारा ये ऐसे ऐसे पूरा साइनोसॉइड, प्योर साइनोसॉइड होता। तो हमें क्या होता है कि जो आउटपुट है वेरिएबल एसी में, जो इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो आइडियली मिलना ऐसा चाहिए, बट प्रैक्टिकली आपको कैसे कैसे आउटपुट मिलते हैं, ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल आउटपुट से, प्रैक्टिकल। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि प्योरली साइनोसॉइड से ये जो डिस्टॉर्टेड साइनोसॉइड है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अनवांटेड पैरामीटर्स, बिकॉज ऑफ हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स की वजह से ये हमें जो वेवफॉर्म के जो शेप मिलते हैं डिस्टॉर्टेड मिलते हैं। इस वजह से इन्वर्टर के आउटपुट को डायरेक्ट हम एप्लीकेशन पर लगाने से पहले भी इसको कंट्रोल करेंगे, इसमें हार्मोनिक्स का एलिमिनेशन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग अप्लाई करते हैं। इस वजह से हम लोग वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक भी अलग से पढ़ते हैं इन्वर्टर के चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर दो तीन चीजें आपको बताने वाला हूं इन्वर्टर से रिलेटेड। ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। देखिए ये है बेसिकली इन्वर्टर, ये है बेसिकली आपका इन्वर्टर जिसमें फिक्स्ड डीसी। अब मैं जो जो बोलते जाऊं सिर्फ उन्हीं को देखना। फिक्स्ड एसी को वेरिएबल फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो फिक्स्ड डीसी है इसमें कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं। पहला सोर्स कि आपका जो नॉर्मल जनरेटर होता है, नॉर्मल जनरेटर क्या जनरेट करता है, हमेशा एसी जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, एसी जनरेट हुआ। उसके बाद काई में रेक्टिफायर की हेल्प से डीसी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। जनरेशन काई में होगा, जनरेटर की हेल्प से, एसी जनरेटर की हेल्प से हम लोगों ने एसी जनरेट कर लिया, फिर रेक्टिफायर लगा दिया तो डीसी में कन्वर्ट हो गया। देन इस डीसी को हम लोग यहां पे अप्लाई कर दे। एक तो ये तरीका कॉस्टली है बट तरीका तो है। दूसरा है ना, ये तरीका हम लोगों ने कहां पे देखा है, ये तरीका हम लोगों ने, खैर इन्वर्टर के तो केस में नहीं बोलूंगा मैं, बट इस तरीका का जो अरेंजमेंट है हम लोगों ने एक्साइटर्स में देखा है, सिंक्रोनस मशीन में, है ना। कि हम लोग, बट वहां पे हमारा पर्पस अलग था, हम लोग वहां पे हमें फील्ड, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग थी वहां पे हमें सप्लाई देनी थी। बैटरी ये हमारे होम्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि देखिए इसको ले जाना करना, इसको हैंडलिंग, इसका पावर हैंडलिंग काफी आसान है। बैटरी उठाई, रख दी इधर, इधर रख दी, यहां से वहां तक, तो इजी टू ट्रांसमिट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्या है इसका, इजी है। तो बैटरी सबसे ज्यादा हमारे डोमेस्टिक में यूज होती है। जस्ट पुट द बैटरी और इन्वर्टर आपका चलने लगेगा। आप में से बहुत लोगों के घर में इन्वर्टर आपने कहीं ना कहीं यूज किया होगा, नहीं किया हो तो जिसके घर में एक बार देख के जरूर आना। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्यूल सेल भी, कुछ कुछ इंडस्ट्री में फ्यूल सेल यूज करते हैं, कुछ इंडस्ट्री में एमएचडी जनरेटर, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर्स, है ना। इसके बारे में भी आप अपने इंजीनियरिंग में काफी कुछ पढ़ते हैं, बट हमें यहाँ डिटेल की जरूरत नहीं है कि इन्वर्टर में पता होना चाहिए कि फिक्स्ड डीसी में कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। ये पूरी स्लाइड जो है वो इन्वर्टर, जो आपकी जो इंटरव्यू बेस्ड है क्वेश्चंस होंगे वहां पर काफी काम आएगा। तो इस इन्वर्टर में जो फिक्स्ड डीसी के सोर्सेस क्या हो सकते हैं वो मैंने बता दी, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या, आउटपुट साइड में क्या क्या वोल्टेज हमारे आ सकते हैं। तो लो पावर, हाई पावर, जो वेरिएबल आउटपुट है, एसी में भी दो तरह के एप्लीकेशंस हो सकते हैं। आपके घरों में कई बार कुछ ऐसे डिवाइस है जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं, तो वो हाई पावर में आ जाएगा। बट सिर्फ एक बल्ब जला रहे हैं, एक सिर्फ और सिर्फ थोड़ा छोटा मोटा टेलीविजन चला रहे हैं, तो सारे के सारे क्या है, लो पावर एप्लीकेशन है। तो हम लोगों ने आउटपुट, जो एसी आउटपुट है उसको दो हिस्सों में बांटा है, लो पावर एंड हाई पावर। तो लो पावर को हम लोग सिंगल फेज नाम दे दिया और हाई पावर को 3 फेज दे दिया। ठीक है, तो लो पावर में कई बार आपको 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की जरूरत पड़ेगी, 115 वोल्ट 400 हर्ट्ज की जरूरत पड़ेगी। 400 हर्ट्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके गैजेट्स होंगे वहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है। फिर आते हैं हाई पावर में, तो 220/380 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये सारे के सारे वोल्टेज लेवल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जो कि स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल से अलग अलग एप्लीकेशंस के। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि लो पावर में जो स्क्वायर साइनोसॉइड है वो एक्सेप्टेबल है।
लो पावर डिवाइस है तो उसमें स्टेप्ड साइनोसॉइड स्क्वायर वेव साइनोसॉइड जो है वो एक्सेप्टेबल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग लो पावर एप्लीकेशंस में कई बार क्वालिटी से जो क्वालिटी ऑफ आपका जो पावर है उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे घर में अगर पावर फैक्टर की बात करें तो घर में अगर पावर फैक्टर 0.75 0.8 भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत लो कन्फाइंड वे में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को देख रहे हैं। बट अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहां बहुत बड़ा पावर कंजप्शन हो रहा है, तो वहां पर पावर फैक्टर आपका 0.9 के आसपास रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एक छोटे छोटे पैरामीटर्स, तो यूजेस के हिसाब से चीजें बदलती है। तो लो पावर में कई बार थोड़ी सी दिक्कतें होगी वेवफॉर्म में, ये स्क्वायर साइनोसॉइड है तो ये भी चलेगी, बट हाई पावर में स्क्वायर साइनोसॉइड नहीं चलेगी। ये जो आइडियल है, ये क्या है आइडियल, आइडियल तो हो नहीं सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो हार्मोनिक्स रहेंगे, हार्मोनिक्स इज ऑलवेज देयर। तो हार्मोनिक्स होने की वजह से प्रैक्टिकली हम लोग ये बोल सकते हैं आइडियल तौर पे तो ये है, बट प्रैक्टिकली 3 फेज में एटलीस्ट हम स्टेप्ड साइनोसॉइड की तरफ बढ़ सकते हैं। स्टेप्ड साइनोसॉइड है ना, जब मैं पढ़ाऊंगा इसको ड्रॉ कराऊंगा, पूरी वेवफॉर्म को ड्रॉ कराऊंगा, है ना, 3 फेज में। तो हाई पावर एप्लीकेशन में हम लोग स्टेप्ड साइनोसॉइड को एक्सेप्टेंस देते हैं, और हमारे लो पावर में हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके इंटरव्यू में कई बार आपको आउटपुट वगैरह लेवल पूछ ले प्रैक्टिकली, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन कहां यूज होते हैं। देखिए इन्वर्टर का एप्लीकेशन सबसे पहले V/F कंट्रोल, आपने इंडक्शन मशीन में V/F स्पीड कंट्रोल देखा है, तो स्पीड एडजस्टेबल स्पीड AC ड्राइव्स, तो जितनी भी AC मोटर से उसकी जो स्पीड कंट्रोल करेंगे तो स्पीड कंट्रोल V/F कंट्रोल मैंने डिटेल में पढ़ाया है मशीन में, तो वो अगर आपको पता होगा तो वहां पर हम लोग इस इन्वर्टर की हेल्प से बहुत स्मूथली V/F कंट्रोल से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड है आपका इंडक्शन हीटिंग। देखिए इंडक्शन हीटिंग क्या होती है, मेटल को जब हम लोग मेल्ट करना होता है, मेटल को जो हीट करना होता है, तो मेटल अलग अलग होते हैं, हीट की इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है, तो वहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर करके क्या करते हैं, इंडक्शन हीटिंग में यूज करते हैं। और उसमें एक इन्वर्टर की एक वेराइटी है जिसको बोलते हैं रेजोनेंट इन्वर्टर यूज करते हैं हम लोग इंडक्शन हीटिंग में। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, इंटरव्यू में कई बार पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड आपका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, स्टैंड बाय एयरक्राफ्ट पावर सप्लाई। जब आपके एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय पर रखे हैं तो उसकी जो सप्लाई है, पावर सप्लाई, वो हम लोग इन्वर्टर के थ्रू ही देते हैं। नेक्स्ट आपका यूपीएस, सबसे ज्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट लाइफ में यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आपके कंप्यूटर्स में जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और 10-15 मिनट के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, सपोज करिए कंप्यूटर पे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो बहुत दिक्कत है, आपकी फाइल सेव नहीं हो सकती है। तो उसके लिए यूपीएस बनाया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस लगा रहेगा तो कम से कम आपको 10, 15, 20, 25 मिनट का एक पावर बैकअप मिलेगा। उस पावर बैकअप में आप अपना इंपॉर्टेंट काम या इंपॉर्टेंट फाइल को सेव कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने यूज किया होगा यूपीएस। एचवीडीसी ट्रांसमिशन, एचवीडीसी ट्रांसमिशन में भी क्या होता है, इन्वर्टर का यूज है। देखिए एचवीडीसी में होता क्या है नॉर्मली, देखिए एचवीडीसी को थोड़ा सा बता देता हूं। ये आपका जनरेशन जो होगा वो तो आपका एसी में जनरेट हुआ, बट आपका जो ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन वो डीसी में होगा। तो हमें पता है, देखिए क्या क्या है, जनरेशन एसी में, ट्रांसमिशन डीसी में, और यूटिलिटी वापस से आपकी काय में हो जाएगी, एसी में हो जाएगी। यूटिलिटी लोड जो है आपके, यूटिलिटी जितने भी लोड लगे वो तो एसी लोड है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जब आपने एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है तब हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं, फिर ट्रांसमिट कर लिया, फिर डीसी से वापस एसी में यूज करना है, हमें कन्वर्ट करना है तो इन्वर्टर यूज कर लिया। तो एचवीडीसी में क्या होता है कि ट्रांसमिशन आपका डीसी में होगा बट जनरेशन आपका काय में एसी में है और यूटिलिटी भी एसी में है, तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर से करेंगे, और डीसी से वापस एसी में कन्वर्ट करना है तो इन्वर्टर से करेंगे, ठीक है। तो दैट इज द एचवीडीसी लिंक भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन में हमारा इन्वर्टर का यूटिलिटी है। सिक्स्थ है आपका रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, इसके ऊपर पूरी पावर सिस्टम में एक यूनिट पढ़ाई है मैंने, वोल्टेज कंट्रोल एंड रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर भी इन्वर्टर की यूटिलिटी खासी है,
ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन में जाने की जरूरत नहीं है आपको एप्लीकेशन में, इतने सिर्फ और सिर्फ नाम पता होना चाहिए, उसके अंदर की एक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में काफी काम आती है। हमारे रिटर्न पेपर में, गेट के रिटर्न पेपर में इनका कोई भी काम नहीं है। तो ये वाली स्लाइड मैंने यहाँ पे आपको जस्ट इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, आपको कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ ले तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। कई बार इंटरव्यू पूछ लेते हैं कि बताइए स्क्वायर जो साइनोसॉइड है वो हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आपका आंसर क्या होगा? कर सकते बट लो पावर के लिए। स्टेप अगर हाई पावर के लिए जाना है तो हमें स्टेप्ड साइनोसॉइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। तो ये एक्सेप्टेबल है लो पावर में, बट हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है हाई पावर में। हाँ ऑब्वियसली हम लोग आइडियल के पास नहीं जा सकते, बट हमारी इच्छा तो होती है कि हम लोग प्योर साइनोसॉइड तक जाएं, बट हार्मोनिक्स की वजह से हम लोग वो अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि ब्रॉडली इन्वर्टर दो चीजों में क्लासिफाइड होते हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और दूसरा है करंट सोर्स इन्वर्टर। इसको हम लोग VSI बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। बार बार अब मैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर नहीं लिखूंगा, VSI से ही काम चलाऊंगा। इसको एक और नाम है वोल्टेज फेड इन्वर्टर। क्या है इसका नाम? एक और वोल्टेज फेड इन्वर्टर, इसका भी करंट फेड इन्वर्टर। देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सपोज करिए ये इन्वर्टर है ना, ये इन्वर्टर है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो डायरेक्टली लगे, बट प्रैक्टिकल सोर्स की बात करें, ये तो आइडियल वोल्टेज सोर्स है आपका, बट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आपका क्या रहेगा? सीरीज में एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो आपका टारगेट क्या रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये वोल्टेज यहां पे अप्लाई हो और यहां पर जो ड्रॉप है वो कम से कम हो, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो कम से कम हो। वो ड्रॉप कम से कम कब होगा? जब आपका ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, आइडियल तौर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी? 0, बट प्रैक्टिकल तौर पे आपका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी रेजिस्टेंस बोले या इंपीडेंस बोले, ये जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछते हैं कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो सप्लाई का आपका इंपीडेंस है, सप्लाई इंपीडेंस या जो वोल्टेज सोर्स है उसका जो इंटरनल इंपीडेंस या रेजिस्टेंस है वो लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए? तो आप क्या बोलेंगे? लो होना चाहिए। लो होगा तभी वोल्टेज यहां पे लगेगा। नेक्स्ट आपका, अगर मैं करंट सोर्स की बात करूं तो करंट सोर्स में जस्ट लाइक करंट सोर्स ऐसा दिखता है जिसमें रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली अगर बनाओ तो रेजिस्टेंस आपका पैरेलल लगता है। तो आपका जो करंट है, ये जो करंट है, ये ज्यादातर ये जो करंट है ये यहां पर आपका जाना चाहिए करंट ज्यादातर, इसमें करंट बहुत कम जाना चाहिए। तो इसमें रेजिस्टेंस में अगर करंट कम कब जाएगा? जब रेजिस्टेंस या इंपीडेंस की जो वैल्यू होगी वो हाई होगी, तभी ज्यादातर करंट आपका इन्वर्टर में ही जाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछे करंट सोर्स इन्वर्टर में जो सप्लाई साइड का इंपीडेंस या रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, लो, तो आप क्या बोलेंगे? हाई होना चाहिए, ठीक है। बट ऑब्वियस है कि मैं ये वाला सोर्स नहीं यूज करूंगा करंट सोर्स में, यहां पर मैं इंडक्टर, सीरीज इंडक्टर यूज कर लूंगा ताकि करंट स्मूथ रहेगा, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि नेटवर्क थ्योरी से आप इसको कनेक्ट कर पाए। तो आप क्या बोलेंगे इन शॉर्ट कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो आपका इंपीडेंस है, जो सप्लाई इंपीडेंस या रेजिस्टेंस है वो लो होए और करंट सोर्स में हाई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है कि सर इनका नाम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर ये क्यों रखा? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का मतलब है कि वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है, जो सप्लाई क्या है आपकी? वोल्टेज सप्लाई है। सप्लाई जो है सोर्स से पता चला, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर मतलब इस इन्वर्टर का जो सोर्स है वो क्या है? वोल्टेज सोर्स है ना, वोल्टेज सोर्स। तो जो वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है, इसका वेवफॉर्म क्या रहेगा? सेम रहेगा। इट इज इनडिपेंडेंट टू दी टाइप ऑफ द लोड। लोड कोई भी हो, आर हो, RL हो, कुछ भी हो, इसका जो सप्लाई वोल्टेज है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ करंट चेंज हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो इनपुट वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है, दैट इज इंडिपेंडेंट टू द लोड। सिर्फ और सिर्फ किसकी वेवफॉर्म चेंज होगी? सिर्फ करंट की वेवफॉर्म चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लोड। समझ गए? सिमिलरली करंट सोर्स में जो करंट है, सप्लाई करंट है, वो उसका वेवफॉर्म चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। सप्लाई करंट इज इंडिपेंडेंट टू द लोड। क्या चेंज होगा? सिर्फ वोल्टेज चेंज होगा, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द लोड। जो टाइप ऑफ द लोड रहेगा उसके हिसाब से आपकी वोल्टेज की वेवफॉर्म चेंज होगी, बट करंट यहां पे सप्लाई करंट आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। इन दोनों में मैं चाहूं तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको यहां पे बता सकता हूं, बट यहां बताने का कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि आगे जब ये दोनों पढ़ लेंगे ना, उसके बाद मैं एक टेबल बनवा दूंगा, दोनों को डिफरेंसेस लिखवा दूंगा, तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए सिंपली ये समझिए कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट टू द लोड।
सिर्फ क्या चेंज होगा, करंट की वेवफॉर्म चेंज होगी। करंट सोर्स इन्वर्टर में करंट इज इंडिपेंडेंट टू सप्लाई, करंट इज इंडिपेंडेंट टू दी लोड। सिर्फ और सिर्फ आपकी किसकी वेवफॉर्म चेंज होगी, वोल्टेज की वेवफॉर्म चेंज होगी, करंट आपकी सेम रहेगी। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंस जो है उसमें वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मतलब 90% जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर से ही बनेंगे। चलिए, तो इसको किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, वही मेरा फंडा हमेशा वाला, चॉपर चाहे रेक्टिफायर कुछ भी हो, मैं रोड मैप आपको बताता हूं ताकि आपको पता रहे कि हम कहां चल रहे हैं, है ना, यूनिट में। तो देखिए यहां पर मैं पूरा का पूरा आपको रोड मैप बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्टर पढ़ेंगे। इन्वर्टर में दो कैटेगरी है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर। मैं आपको बता चुका हूं कि वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट क्या है। 90% जो क्वेश्चन आएंगे आपके वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर से आएंगे और 10% क्वेश्चन के चांसेस है आपके करंट सोर्स इन्वर्टर से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब देखिए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में दो कैटेगरी है, सिंगल फेज और 3 फेज। अब मेनली देखिए मैं क्या होता है ना, कई बार ऑफलाइन क्लासेस में टाइम कम होने की वजह से ये जो सिंगल फेज के 4 कैटेगरी है इसको मैं एक ही साथ पढ़ा देता हूं। मतलब दो हिस्सों में पढ़ा देते हैं, हाफ ब्रिज फुल ब्रिज, सिंगल फेज हाफ ब्रिज, सिंगल फेज फुल ब्रिज। तो इसमें आर लोड के साथ ये अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता है, आर एल आर सी एक ही साथ वेवफॉर्म बना दी जाती है। बट मैं चाहता हूं कि आप पहले हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव लोड के साथ पढ़ें, ताकि आपको स्विचिंग का बिहेवियर और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर आर एल और आर सी पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से आप पढ़ पाएंगे। चाहे तो हम लोग चाहते बहुत सारी जगह पे, या मैं भी खुद भी ऑफलाइन क्लासेस में कई बार हाफ ब्रिज को एल आर एल सी आर इनको साथ में पढ़ा देता हूं। बट मुझे लगता है कि ऑनलाइन में आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि समय है हमारे पास, टाइम की कोई कमी नहीं है, तो थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग पढ़ें। तो मैं पहले आपको हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज आर लोड के साथ पढ़ाऊंगा, देन फिर मैं हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज एल आर एल और आर एल सी के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस पूरे हिस्से को मैं क्या बोलूंगा, सेगमेंट नंबर, पहला सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट इसको बोल दूंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड सेगमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 फेज इन्वर्टर, जिसमें 180 डिग्री और 120 डिग्री मोड है, दो मोड है, 120 डिग्री और 180 डिग्री मोड पढ़ेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिंगल फेज और 3 फेज, यहां से बहुत भर भर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं गेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे करंट सोर्स इन्वर्टर। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितनी ज्यादा जरूरत होगी जितनी हमें जरूरत होगी उतना ही हम पढ़ेंगे। तो सिंपल करंट सोर्स इन्वर्टर और ASCI ऑटो सिक्वेंशियल कम्यूटेशन इन्वर्टर से, तो वो पढ़ेंगे। तो दो कैटेगरी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका जो फोर्थ है सेगमेंट, वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी, ये वाली वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक्स। इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज कंट्रोल और इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल दो है। इसमें एक्सटर्नल वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आपका इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल है, जिसमें सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, मल्टीपल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है, और साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, SPWM। ठीक है, तो ये 3 मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम लोग इंटरनली वोल्टेज को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा रोड मैप। इसी रोड मैप में हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, सारे लोड के साथ। देन 3 फेज पढ़ेंगे 180 डिग्री 120 डिग्री मोड, देन हम लोग करंट सोर्स इन्वर्टर, देन हम लोग वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा इन्वर्टर का पूरा रोड मैप अकॉर्डिंग टू द गेट सिलेबस, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में न्यूमेरिकल भी करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से पूरा चीज समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो यूनिट है इन्वर्टर, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा लास्ट यूनिट है। अभी तक हम लोग चॉपर में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, मैंने बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस कवर कराए हैं। आपको इस लेक्चर सीरीज में जितने क्वेश्चंस कराए हैं उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गेट के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सेम इन्वर्टर में भी, इन्वर्टर भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा और बहुत अच्छे से एक एक चीज को जो आपके लिए जरूरी है वो मैं पढ़ाऊंगा और आपको भी ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है, तो मजा आया। पहला लेक्चर था इन्वर्टर के ऊपर और मुझे आपको पूरा का पूरा फीलिंग बताना था कि किस तरीके से इन्वर्टर शब्द एग्जिस्टेंस में आया। आपके इंजीनियरिंग के पहले भी ये शब्द आपके लिए पॉपुलर था। ठीक है,
और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा लाइन कम्यूटेटिंग इन्वर्टर में क्या दिक्कतें थी कि हमको फोर्स कम्यूटेशन इन्वर्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। आइडियली प्रैक्टिकली सब चीज बताई मैंने यहाँ पे, एप्लीकेशंस बताए, बैटरी जो आपकी जो डीसी फिक्स डीसी में कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं, आउटपुट में किस तरह के आउटपुट हमें मिल सकते हैं, एप्लीकेशन सारे के सारे बताए। ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये रोडमैप है हमारा। ये मैंने दो टाइप बताया, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, और ये पूरा रोडमैप बताया कि किस तरीके से हम लोग इस इन्वर्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो ये पूरा रोडमैप आपके पास रहेगा। देखिए रोडमैप मैंने रेक्टिफायर में बताया था आपको, रोडमैप मैंने चॉपर में भी बताया, इन्वर्टर में भी बता रहा हूं। तो ये रोडमैप रहेगा ना तो दिमाग बहुत ही एक्टिव तरीके से चलता है और इंफॉर्मेशन कॉम्पैक्ट होती है। जितनी इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट करके आप दिमाग में सेट करेंगे उतना बेहतर हमें उस 3 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सिंगल फेस, हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज विथ आर लोड के साथ।